ये एक इंसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली ये थॉट मेरे को 7-8 साल पहले या इवन 10 साल पहले मेरे दिमाग में हमेशा से थी। और आज मैंने ओशो का इसके ऊपर वीडियो सुना और ऑब्वियसली बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया और बहुत कॉन्फिडेंस से समझाया और एग्जाम्पल्स लेके समझाया और उस इंसाइट को अप्लाई किया। मैंने तो उसको ब्रॉडली, तो मैं इंसाइट बताता हूँ क्या थी मेरी मेरी सिर्फ इंसाइट ये थी कि इंडिया में हम लोग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिज्म में इतना आगे हुए और वेस्ट की दुनिया है यानी कि यूरोप और यूएस मटेरियलिज्म में इतना आगे हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीज़न मैंने ये दिया था कि हम लोगों के पास मैटर इजीली अवेलेबल था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नेचर की, बिकॉज ऑफ द गुड नेचर अराउंड अस, फूड, प्लेन्स, फर्टाइल लैंड, एवरीथिंग वाज इजीली अवेलेबल, राइट? तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था, टेम्परेट क्लाइमेट था। तो हम लोगों को बाहर की दुनिया में इजीली एग्जिस्टेंस था। तो इसलिए हम इनवर्ड टर्न हो गए कि जो भी विजय पानी है वो अपने ऊपर पानी है, तो स्पिरिचुअल साइड में चले गए। अगर हम यूरोप की दुनिया को देखेंगे, अगर हम यूएस की दुनिया को देखेंगे, तो कोल्ड, वेरी हार्श क्लाइमेट, नॉर्वे वगैरह में तो और ज़्यादा हार्श क्लाइमेट। तो उन लोगों ने ये सीखा कि बाहरी दुनिया पे कैसे विजय पानी है। तो उन्होंने एक तो नॉर्वे, जो जो वाइकिंग्स थे उन्होंने लड़ना सीखा। और जो बाकी यूएस, स्कॉटलैंड, सॉरी यूके, स्कॉटलैंड वगैरह के, फ्रांस, जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने इन्वेंशंस, डिस्कवरी सीखी। तो इनकी मटीरियलिस्टिक यानी कि टुवर्ड्स मैटर, टुवर्ड्स नेचर, साइंस की तरफ ज़्यादा माइंड चला गया। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी। ओशो ने इसी तरह की इंसाइट को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड करना सही शब्द नहीं है, इसी इंसाइट को बताया और उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के जो ग्रेट्स हुए हैं, महावीर और बुद्ध टाइप के लोग, तो उन लोगों को भगवान कृष्ण, कृष्ण बोलना चाहिए मेरे को, तो उन लोगों को उस टाइम के हिसाब से बाहरी दुनिया का ज्ञान तो उतना ही होगा जितनी उस टाइम पे रिसर्च थी बाहरी दुनिया की। जैसे उस समय थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन नहीं थी तो उस बारे में नहीं बोल सकते। अगर नहीं थी तो, अगर ये मान लिया जाए कि उस टाइम पे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन नहीं थी, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से थी ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब भी था, उसकी बात नहीं कर रहा। पॉइंट मेरा ये है कि जो जो सूचनाएं नहीं थी, जो जो साइंस नहीं डेवलप थी, उसके बारे में उन्होंने जो भी बोला होगा वो लिमिटेड ही बोला होगा। लेकिन अंदर की जो दुनिया होती है, स्पिरिचुअल डोमेन्स जो होते हैं, वहाँ पर वो लोग एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पर वो अपने एक्सपर्टीज से ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होंगी। तो ये मुझे इंसाइट बहुत अच्छी लगी कि, और वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, एरिस्टोटल हो गया या वेस्टर्न दुनिया है, जो साइंटिस्ट्स हैं, वो हमसे आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया के ऊपर फोकस किया और हमने इनसाइड की दुनिया के ऊपर फोकस किया। अब इसी इंसाइट को, ये मुझे टोटली, मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ। अब इसी इंसाइट को एक्चुअली ओशो पे भी लगाया जा सकता है। पॉइंट इसमें क्या है कि हर एक का एक एक्सपर्टीज़ होता है, उसने उस एरिया के ऊपर एक्सपर्टीज़ लिया है और जैसे जैसे वो डोमेन प्रोग्रेस करता रहेगा तो उसका एक्सपर्टीज़ पीछे होता रहेगा, उसको अपने एक्सपर्टीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं अपने एक्सपर्टीज़ को अपडेट करेगा तो वो हो सकता है पीछे रह जाए और डोमेन आगे निकल जाए। तो हर एक डोमेन में एक एक्सपर्टीज़ होता है और वो उसी डोमेन में चलता है। अगर किसी को एक्सटर्नल डोमेन में, नेचुरल डोमेन में एक्सपर्टीज़ है तो वो उसी डोमेन के लिए रेलेवेंट है। किसी को इंटरनल डोमेन में या स्पिरिचुअल डोमेन में एक्सपर्टीज़ है तो वो उसी में, या इंट्यूशन। तो इसीलिए इंडियंस इंट्यूशन में इतना आ गया है, इंडियन गुरुज, राइट? लेकिन नेचुरल साइंसेज में हम कुछ भी नहीं कर पाए, राइट? गन पाउडर तक इन्वेंट नहीं कर पाए, तलवारों से लड़ते रह गए। तो एक तो पॉइंट हो गया। अब इसी इंसाइट को, जो एक्सपर्टीज, बाउंड्री ऑफ एक्सपर्टीज वाली जो इंसाइट है, ये ओशो के ऊपर भी लग जाएगी। ये मेरा अपना व्यू है, इमर्जिंग हाइपोथेसिस है कि ओशो ने तप नहीं किया महावीर की तरह, बुद्ध की तरह, शंकराचार्य की तरह। उन्होंने इंटरनल उतना मेडिटेशन, इतना तप किया, बहुत होगा, मुझे पता भी नहीं कि कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना किया होगा जितना गौतम बुद्ध ने किया है या महावीर ने किया। ये मेरा अजम्पशन है। अगर मेरा अजम्पशन गलत होगा तो मेरी ओपिनियन चेंज हो जाएगी, बट अगर हम इस अजम्पशन पे चलें अभी के लिए, मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, लूजली हेल्ड ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं किया इतना तप, इतना मेडिटेशन। तो ऑब्वियसली उनको अंदर का अनुभव, अंदर का एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल डोमेन्स में नहीं होगा। उन्होंने साइंस की भी इतनी स्टडी नहीं करी तो वो साइंटिस्ट साइड का भी नहीं। तो उनका जो एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्टीज़, उनका जो डोमेन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। उन्होंने सबको पढ़ा है, उन्होंने महावीर को, बुद्ध को, गुरु नानक को, वेस्टर्न फिलोसोफर्स को, कैंट, एरिस्टोटल, जितने भी चाइनीज़, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने 1 लाख किताबें पढ़ी हैं वो बोलते हैं। तो उन्होंने सब लोगों की नॉलेज पढ़ी है, चाहे उन्होंने इंटरनल बोला लोगों ने, चाहे एक्सटर्नल बोला, और उसमें से उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग लगाई है। तो उनकी जो भी इंसाइट्स मिलेंगी, ये मेरी थ्योरी है, मेरी हाइपोथेसिस है कि उनकी इंसाइट्स उन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करके उन्होंने बताया कि क्या सही है क्या गलत है, सिंपली यूजिंग लॉजिक। कि मनुस्मृति में इस तरह की चीज़ें बताएंगे डज नॉट मेक सेंस। अब ये भी तो उन्होंने लॉजिक ही लगाया कि भगवान बुद्ध कैसे बता सकते हैं बाहरी दुनिया के बारे में? उनको थोड़ा ना पता थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि कितनी गैलेक्सीज है, कितने सोलर सिस्टम्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। उन्होंने तो अपने अंदर झांक के देखा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो उसी को बता सकते हैं कि थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन या फिर जो भी उनके थे, जो भी उनके फॉर्मूले दिए या महावीर की जो भी फॉर्मूले दिए,
रिलेटेड टू फूड एट्सेट्रा। तो ये इनसाइट ओशो पे भी एप्लीकेबल होती है। तो इसमें मैंने दो चीज़ें बताने की कोशिश करी इन समरी। एक तो मैंने ये कि थ्योरी ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या बोलती है या बाउंड्री ऑफ एक्सपर्टीज़ ये बोलती है कि जहाँ आपका डोमेन है वहीं आपका एक्सपर्टीज़ है और ये सब पे अप्लाई होता है। और दूसरा मैंने इसको अप्लाई करके बताया कि ये ओशो पे भी अप्लाई होता है कि उनको परम ज्ञान है ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें इंटरनल के एक्सपर्ट है ना वो आउटसाइड के एक्सपर्ट है। वो तो जो दुनिया में अवेलेबल ज्ञान है उसको असेस क्रिटिकली असेस करने के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू।